सोमवार का दिन एमपी के लिए सियासी लिहाज से बेहद खास रहा। राजधानी भोपाल में दिग्गजों का जमावड़ा लगा। बीजेपी के शहंशाह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में शामिल होने राजधानी भोपाल पहुंचे। शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मध्य प्रदेश समेत यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में नक्सलवाद, आतंकवाद और साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर मंथन हुआ। जहां नक्सलवाद की घटनाएं कम होने पर शाह ने खुशी जाहिर की और एमपी और छत्तीसगढ़ सरकार की पीठ थपथपाई। इतना ही नहीं, बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने सुझाव दिए, जिस पर शाह ने कई सुझावों पर मुहर लगाई। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए सौगातों भरा रहा। शाह ने कई सौगातें भी दी। शाह ने पुलिस के आवासों और प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जमकर तारीफ की। आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि शिवराज जी और नरोत्तम भाई के नेतृत्व में नक्सलवाद को मध्य प्रदेश की सरहदों के बाहर छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां विकास भी किया और जहां कड़ाई करने की जरूरत थी, लाल आंख करने की जरूरत थी, वहां दृढ़ता के साथ लाल आंख कर भी काम किया। इसके अलावा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन किया। इसके अलावा नई शिक्षा नीति पर विधानसभा के सभागार में हुए सेमिनार में भी वो शामिल हुए। इधर केंद्रीय गृह मंत्री के भोपाल दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा। कहा कि शाह के दौरे से कांग्रेस की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देखिए, हमेशा जब मध्य प्रदेश आते हैं तब तक कांग्रेस पार्टी को फायदा ही पहुंचता है। पिछली बार मध्य प्रदेश आए थे, 200 पार का नारा दिया था और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी और पूरे राजधानी का ट्रैफिक जो है वो ठप पड़ा हुआ है। लोग 4-4 घंटे जाम के अंदर फंसे हुए हैं। अमित शाह जी का प्रोटोकॉल है एक तरफ और दूसरी तरफ बाढ़ जैसी हालात हैं जो मध्य प्रदेश की राजधानी में भाजपा के विकास की पोल खोलता है। ऐसी स्थिति में जनता का गुस्सा और 7वें आसमान पे है। जनता ने अब अपना मन बना लिया है कि जनता सबक सिखाएगी। कुल मिलाकर शाह का शाही दौरा 4 राज्यों के लिए मुफीद साबित हुआ। एक तरफ जहां शाह ने एमपी को कई सौगातें दी, तो वहीं दूसरी तरफ 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के एजेंडे पर चर्चा हुई और शाह ने राज्यों के विकास की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे अब नक्सलवाद, आतंकवाद पर तो लगाम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शाह की सौगात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। भोपाल में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाओं की तारीफ की। बताया कि चंबल को पहले डाकुओं का क्षेत्र बोला जाता था। मध्य प्रदेश से नक्सलवाद किस तरह से उन्होंने प्रदेश सरकार काम करी, इस पर भी बात की। हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। सबसे पहले शाह के दौरे के सियासी मायने आखिर क्या, और क्या नक्सलवाद, आतंकवाद पर लगेगी लगाम? शाह की सौगातों से कितना बदलेगा मध्य प्रदेश? और आखिर में क्या मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक से राज्यों को मिलेंगे विकास के नए आयाम? क्योंकि ये अहम सवाल है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई और इसमें छत्तीसगढ़ के भी कई मॉडल्स पर चर्चा हुई, जो कि न केवल चर्चा का विषय बनी, इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी कुछ मॉडल्स पर चर्चा हुई, उत्तराखंड के भी मॉडल्स पर चर्चा हुई और उत्तर प्रदेश के मॉडल्स पर भी चर्चा हुई। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए हुए हैं, सियासी चर्चा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने भी तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि जब 2018 चुनाव से पहले अमित शाह भोपाल आए थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश को अंगद का पैर बताया था भारतीय जनता पार्टी के लिए और कहा था कि अब की बार 200 पार। कांग्रेस ने अपने तरीके से तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह में
न केवल एक लीडर देखती है बल्कि साथ ही साथ एक नेतृत्वकर्ता भी देखती है। चर्चा शुरू करते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय प्रताप सिंह यादव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। रवि सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रमेश शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश शर्मा जी, अमित शाह भोपाल आए और जाहिर सी बात है पक्ष विपक्ष दोनों जगह बराबर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, मैं तो ऐसा कहूंगा, फूले नहीं समा रही। हमने बीते दिनों से ही देखा था भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सरकार के मंत्री निरीक्षण स्थल पहुंचे, जायजा लिया। और आज भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से शिवराज जी की और नरोत्तम मिश्रा जी की तारीफ हुई है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गदगद है। देखिए, स्वाभाविक रूप से उनकी यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तो प्रसन्नता होगी। और दूसरा, उनको इसलिए भी प्रसन्नता हो सकती है क्योंकि ये जो मध्य क्षेत्र की बैठक है, इस बैठक में 2-3 विषयों पर जो अहम चर्चा हुई है आज, यद्यपि उसके परिणाम क्या रहेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश ने अपने विकास की नई कुछ बातें प्रस्तुत की हैं, कुछ बड़ी परियोजनाओं की बातें की हैं, केंद्र सरकार से कुछ योजनाओं पर अतिरिक्त पैसा भी मांगा है। तो कुछ चीजों के तो खैर शिलान्यास की योजना बन गई है, लेकिन कुछ बातों को आगे चल करके दिल्ली में चर्चा होगी और उन पर कितना फंड हो सकता है उस पर चर्चा होगी। तो मैं समझता हूं ये एक सकारात्मक इसको संदेश ही इसको माना जाएगा। और चूंकि ये मध्य क्षेत्र की बैठक थी तो इसके राजनीतिक मायने तो उतने नहीं निकलते, लेकिन विकास के मायने इसमें कहीं ना कहीं इसमें निकलेंगे। और मैं समझता हूं मध्य प्रदेश को जो नए तरीके से, आधुनिक तरीके से जो विकास का जो पैमाना है, और विशेषकर जो बात हुई है, आतंकवाद की बात हुई है, नक्सलवाद की बात हुई है, तो मुझे लग रहा है नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार जो फंड जारी करती है, और मैं समझता हूं उस फंड में इस बैठक के बाद कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य होगी। और चूंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नक्सलवाद खासतौर से बालाघाट जिले में था, उस पर कंट्रोल हुआ है, या चंबल में डाकुओं पर कंट्रोल हुआ है, तो मैं समझता हूं इसको लेकर के ही अमित शाह जी ने नरोत्तम मिश्रा जी की और मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की है। बिल्कुल बिल्कुल। रवि सक्सेना साहब, आप लोग तो कह रहे हैं कि अमित शाह आपके लकी हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं वो बयान देकर गए, फायदा कांग्रेस को हुआ, कांग्रेस की सरकार आ गई। अब एक बार फिर आए, हालांकि आज कोई इस तरह का बयान नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन अमित शाह के दौरे के बहाने ही, और जाहिर सी बात है भोपाल में और मध्य प्रदेश में कितनी बारिश हुई है 2 दिन में, ये तो सबको पता है। आपने कह दिया कि ये फेल्यूर है सिस्टम का। देखिए, आज मैंने एक ट्वीट किया जी, भोपाल की जनता बारिश आंधी से त्रस्त, बिजली गुल होने से पस्त, सरकार अमित शाह के स्वागत सत्कार में मस्त, अधिकारी चापलूसी में मदमस्त, बेसहारा जनता की सुध लेने नहीं प्रशासन को फुर्सत। तो आज की उनकी जो पूरी यात्रा थी, मैं समझता हूं उसका लब्बे-लुआब ये था कि आज पूरा भोपाल त्राही त्राही कर रहा था। बस्तियों में पानी भरा था, कॉलोनीज में पानी भरा हुआ था, चारों तरफ त्राही त्राही थी, और प्रशासन और शासन पूरा का पूरा उनकी सेवा अर्चना में लगा हुआ था। मुझे तो ये लगता था कि शायद अमित शाह जी, इतनी भारी बारिश हो रही है और उससे उसको दृष्टिगत रखते हुए शायद अपना दौरा कैंसिल करेंगे, पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मानवीयता, संवेदनशीलता सारी की सारी समाप्त हो चुकी है। उनको जनता के मैं समझता हूं दुख, दर्द और तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है। हम कैसे करें, हमारा सत्कार कैसे हो, हमारी जयकार कैसे हो, और कैसे हम अपने एजेंडा को सेट करें, केवल इस पर उनका ध्यान है। और वो आज अमित शाह जी की पूरी यात्रा से आपको दिखाई पड़ा। जहां तक अमित शाह जी की बात है, अमित शाह जी नंबर 2 के नेता हैं। मैं तो कहता हूं कि ये 2 लोगों की पूरी पार्टी बनके रह गई है, और 2 लोगों की पार्टी जो है 2 लोगों के लिए केवल काम कर रही है। इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये चाहे कितनी भी घोषणाएं कर लें, अगर उनको सरोकार होता तो वो शिवराज जी की तारीफ करने के बजाय उनसे पूछते कि शिवराज जी, पूरे मध्य प्रदेश में इतने बांध फूटे तो फूटे कैसे, ये भ्रष्टाचार कहां हुआ, इसका जवाब दीजिए। इसकी उनसे पूछना चाहिए था, इनकी इस बात की उनसे जो है कैफियत लेना चाहिए थी, वो ली नहीं।
नरोत्तम मिश्रा जी से पूछना चाहिए था कि किस तरह से इस मध्य प्रदेश के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिला सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, चारों तरफ कानून व्यवस्था जो है वो जर्जर हो चुकी है, आप क्या कर रहे हैं, ये बात करना चाहिए थी, उनसे सवाल करना चाहिए था। पर सवाल नहीं, तू मेरी पीठ थपथपा मैं तेरी पीठ थपथपाऊं, जनता जाए भाड़ में, हमारा काम बनता तो जनता जाए भाड़ में, ठीक, ये इनका काम है और ये उन्होंने किया है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अमित शाह जी ने आज जिस तरह से आके पूरी जनता को 4-4, 5-5 घंटे ट्रैफिक में फंसाया है, जिस तरह से बेहाल किया है, और ऐसी बदहाल स्थिति में जिस तरह से भोपाल की जनता के ऊपर उन्होंने, मैं समझता हूं, एक तरह से अत्याचार किया है, इसका बदला आने वाले अभय प्रताप जी सरकार से और भाजपा सरकार से रवि जी का जैसे कि जी पूरे बात करें जी बोलिए ये वैसे ही बदला लेगी मध्य प्रदेश की जनता जैसे कि उन्होंने 2018 में लिया था। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमेशा सरोकार रखती है, संवेदनशीलता रखती है, तो वो जनता की दुखों के साथ, मुसीबतों के साथ। मैं समझता हूं अमित शाह जी के आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो ये खरीद फरोख्त की और गद्दारों के दम पे सरकार बनी है, इसका पराभव होगा, इसका निश्चित रूप से पतन होगा। ठीक है अभय प्रताप जी, रवि सक्सेना जी ने तो अपना रिएक्शन दे दिया अपनी पार्टी का, और ये भी बताया क्या आज विकास को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि भारी बारिश के बीच जनता को परेशान भी किया गया। खैर, आप ये जरूर बताइए कि आज की ये जो तमाम बैठकें अमित शाह जी ने ली है, इसका क्या मोटिव था, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर भी बताइए, और साथ ही साथ सरकार की ओर से कितना इन्वॉल्वमेंट था इन बैठकों का। जी देखिए, आज भोपाल में इस देश के सर्वाधिक, जिसे आप लोकप्रिय कह सकते हैं, देश के गृह मंत्री का आगमन हुआ था, जिन्होंने आजादी के 70 साल तक जिन समस्याओं को कांग्रेस कभी हल नहीं कर पाई, चाहे जम्मू कश्मीर में 370-35A का मामला हो, चाहे NIA को और ज्यादा अधिकार देने का मामला हो, ये सारी अगर समस्याओं का हल किसी ने किया है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो निवेश बढ़ाने का हो, ये मानिए अमित शाह जी तो के मध्य प्रदेश की बात करिए। मुझे बात, आप रवि जी के साथ यही तो है, मैं शांति से सुनता हूँ। ये नहीं, मैंने केवल आपसे सवाल किया है, तो कहीं नहीं, मध्य प्रदेश के रवि सक्सेना जी डिबेट हो रही है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, पहली बार करने लगे बाहर की। मैं यही रवि सक्सेना जी पहली बार उनको, शुरुआती आपकी गलत है। मैं आपसे आपसे बात होती है मध्य प्रदेश की, आप बात कर रहे हो जम्मू कश्मीर की। चलिए, हमारा जम्मू का, अरे जब शक्तिशाली नेता आएगा जब तो मध्य प्रदेश में कुछ कर पाएगा। रवि सक्सेना जी सुनिए, नक्सल की समस्या हल हुई है, आया था कि जिसके बारे में आप कुछ भी, मैं आपको जो कहता हूँ मेरी बात सुन लीजिए, आपको मैंने कई बार कहा है, चलिए सब्जेक्ट पे रहें, सब्जेक्ट पे बात करें। ठीक है, बोलिए। तो ऐसा व्यक्ति तो आज मध्य प्रदेश में आया था जिसने नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का कैंपस की सौगात दी है। 25,000 जो आवास पुलिस कर्मियों को हमारे दिन राज्यों सेवा में, जनता की सेवा में लगे रहते हैं, अपने परिवार छोड़कर उनको आवास दिए हैं। आज उन्होंने नई शिक्षा नीति पर अध्यक्ष सभा ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में वैचारिक प्रबोधन को दिया है। इससे पूर्व उन्होंने मध्य क्षेत्रीय परिषद की भी बैठक ली, जिसमें जो 4 राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जो है हमारा छत्तीसगढ़, इनको भी उन्होंने, मुख्य सचिव आए थे, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़े नहीं आ पाए मौसम के कारण, लेकिन सारी समस्याएं, आंतरिक सुरक्षा के जो 18 मामले थे उसमें से 15 का हल हुआ। नक्सली क्षेत्र जो 96 जिले आते थे, अब 46 बचे हैं। इस पर 2010 के पहले क्या समस्या थी उस पर सारी चर्चा हुई, सारी जो है आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर चर्चा हुई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, भोपाल को शारजाह से जोड़ा जाएगा, इंदौर को बनाया जाएगा। ये सारी चीजें जो सौगातें हो सकती थी उन्होंने दी है, प्रशासनिक दौरा उनका था। और अब जहां तक कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है और प्रत्यारोप कर रही है, तो ये तो चूंकि विपक्ष में है तो आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए उनका आना एक ऐतिहासिक सौगात देके गया है। साइबर क्राइम पर बात हो, नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी होगी, साइबर क्राइम पर जो है अपराधों पर अंकुश लगेगा। ये उनका आना मध्य प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दौरा था। हाँ, मौसम का परिवर्तन हुआ, अत्यधिक बारिश हुई जो है, और जो समस्याएं आई, अब जैसे बिजली पे बात ये कर रहे हैं,
अब इनके समय तो बिजली 24 घंटे में से 2 घंटे भी आ जाए तो लोग गनीमत मानते थे। आज बिजली अगर इस मौसम में जब लगातार बारिश हो रही है, बिजली कर्मी मेंटेनेंस करने में उनकी भी जान को खतरा है, कैसे वो अपनी जान को खतरा करके इस मौसम में एकदम वो करेंगे, वो कर रहे हैं सभी। और जो भी समस्या किसानों को जनता को आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको सबको संज्ञान ले रहे हैं। सारी आपकी सरकार है, अभी जो मैं बात तो सवाल भी आप रखते हैं, जवाब भी आप देते हैं, तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। 18 साल से आपकी सरकार है, बिजली की आबादी जो है, मुझे जो आपने बोला है मुझे सबके जवाब। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई बिजली की इतनी बड़ी हाहाकार मची हुई थी, उस समय क्या जरूरत थी? हाँ, तो 2 घंटे में बिजली आ जाए तो बहुत बड़ी घटना हुआ करती। अरे आपके लिए हुआ करती थी, ये सब झूठ बोलते भारतीय कारण बांध की जो घटना, चलिए मुझे कारण बांध पर भी रख लेने दें। अभी क्या किया उसके बाद किया है, ठीक है सुन लीजिए। कारम बांध पर, कारम बांध निर्माणाधीन बांध है, वहां के कलेक्टर पवन जैन जी, तुलसी सिलावट जी मंत्री जी हैं, दत्ती गांव जी हैं, सभी ने वहां डेरा डाला, ईएनसी ने डाला, मुख्य सचिव और सीएम साहब पल सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही, इतनी नहीं टूटा, वो टूटा ही नहीं बात, चलिए ठीक है। चर्चा सर, चर्चा में अगर एक व्यक्ति बयान दे, रवि सक्सेना, राष्ट्रीय विशेषज्ञों से चर्चा की गई। चलिए अब रमेश शर्मा जी की ओर लौटते हैं। ठीक है, आप दोनों लोग अपनी बारी पे अब जवाब दीजिएगा। चलिए, को बचाने में सफल हो गई है तो इनके नेता उसके बाद वहां पहुंच जाते, उसके पहले इनके नेता वहां नहीं जाते, नहीं सरकार के समय नहीं जाते। रवि सक्सेना जी, जब सरकार सफल हो जाती है इसको। अभय प्रताप जी, हम लोग चर्चा में रहें। रमेश शर्मा जी से मेरा सवाल ये है, रमेश शर्मा जी, जाहिर सी बात है, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि अमित शाह भोपाल आए और सियासी चर्चा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है, रवि जी अपनी पार्टी के विचार रख रहे हैं, अभय प्रताप जी अपनी पार्टी का डिफेंड कर रहे हैं, सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। पर मेरा सवाल यही है, चूंकि अब हमारे दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं ने चर्चा लगभग कमोबेश उसी स्थिति पे की है, धारा 370 को लेकर हालांकि कांग्रेस में भी अलग अलग सुर दिखे थे। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे और उन्होंने धारा 370 हटने का विरोध नहीं किया था, उसको लेकर भी चर्चाएं हुई थी। देश में एक सुर ऐसा भी बना कि धारा 370 पर बीजेपी ने बहुत कुछ कैश करने की कोशिश की। आपके क्या विचार है, जो कि अमित शाह से ही जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। एक तो चूंकि अमित शाह का आज का जो दौरा है मध्य प्रदेश का, इसको राजनीतिक दृष्टि का ये दौरा नहीं था, ये प्रशासनिक दृष्टि और राष्ट्रनीति और राजनीति दोनों को हमको अलग अलग समझना चाहिए। लेकिन फिर भी जो राजनीति की बात हुई और 370 की जो बात आई, तो सबसे पहले तो 370 जो धारा लागू हुई थी वो अस्थायी तौर पर लागू हुई थी, वो कोई स्थायी तौर पर लागू नहीं हुई थी। और कहीं ना कहीं अगर हम प्रजातंत्र हैं तो एक राष्ट्र और एक विधान ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा एक और बात है, और जब भी कभी आती थी तो 370 की पार्लियामेंट में भी हर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अस्थायी है और वो हटेगी। जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी रहे हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि वो अस्थायी है और हटेगी। लेकिन जनसंघ के समय से और भारतीय जनता पार्टी के समय से 370 हटाने का ये बाकायदा राजनीतिक मुद्दा रहा है। जनसंघ के समय भी रहा है, भाजपा के समय भी रहा है, और नारे लगे हैं इस तरीके से कि एक निशान और एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, ये जो नारे लगे हैं, तो मैं समझता हूं उनका घोषणा पत्र में ये 370, अनेक चुनावों के घोषणा पत्रों में भी 370 की बात आई है। तो मैं समझता हूं अगर 370 उन्होंने हटाई है तो वो उन्होंने अपने घोषणा पत्रों के अनुरूप हटाई है, उसमें कुछ मुझे अलग से कुछ नहीं दिखता। और चूंकि ये कहा भी गया था सर, जब ये लागू हुई थी, आप देख लीजिए, तो नेहरू जी ने भी कहा था कि अस्थायी है और वहां की जैसी सामान्य स्थिति हो जाएगी उस धारा को हटा दिया जाएगा। जी ठीक है, सामान्य स्थिति होगी तो धारा को हटा दिया जाएगा। रवि सक्सेना जी, चूंकि सर आज भूपेश बघेल जी भी वर्चुअली इस महत्वपूर्ण बैठक से जुड़े थे, और मैं एक बात जरूर आज बताना चाहूंगा, बिना किसी पार्टी की बात करते हुए, छत्तीसगढ़ के तमाम मॉडल्स पर अगर हम चारों राज्यों की बात करें आज की बैठक को लेकर, तो छत्तीसगढ़ के ज्यादा मॉडल्स पर चर्चा हुई आज के विषय पर। और न केवल चर्चा हुई बल्कि साथ ही साथ
सीखने की भी बात कही गई है इसी बैठक में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। विवेक जी, निश्चित रूप से आपने जो बात उठाई है वो बहुत ही स्वागत योग्य है, पर मैं रमेश जी ने जो बात कही उसको थोड़ा सा एक मिनट में वो बात करके फिर आपके सब बात पे मैं आता हूँ। बोलिए। पहली बात, 370 की जो बात की जाती है, आज भी 370 समाप्त नहीं हुई है। आप गूगल करके देख लें, उसमें ये लिखा है कि 370 के प्रावधानों के अंतर्गत हमने ये उसके अंदर धाराएं खत्म की है। 370 आज भी ज्यों की त्यों है, धारा की जहां तक बात है। और ये लोग जो एक निशान और एक विधान की बात करते थे, ये आतंकवादियों के समर्थकों के साथ जाके उसी निशान और विधान के साथ में सरकार बनाते हैं, 2.5-3 साल चलाते हैं और फिर आके यहां पर रोना रोते हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी जैसी बगला भगत पार्टी कोई हो नहीं सकती। ये मेरा वर्जन था। अब इसके बाद मैं आपकी बात पे आता हूं। जहां तक आप भूपेश बघेल जी मॉडल की बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी मैं समझता हूं इस समय हिंदुस्तान के सबसे सफल मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने अपनी जनता का, छत्तीसगढ़ के लोगों का किस तरह से विकास हो, उनको किस तरह से बेहबूदी मिले, किस तरह से सर्वांगीण विकास की धारा हर तबके तक पहुंचे, इस पर उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स पर काम किया है। और निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा जो है वो मोदी जी ने भी की है, अमित शाह जी ने भी की है, और कांग्रेस पार्टी ने तो लगातार उनके बारे में कहा है। और हो सकता है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल है उसके ऊपर हम मध्य प्रदेश में भी जो कई चीजें हैं मध्य प्रदेश के हिसाब से होंगी, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने एक कमेटी भी उसके लिए बनाई हुई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और आज छत्तीसगढ़ को सौगातें भी दी गई हैं उसी महत्वपूर्ण बैठक से। देखिए, मैं मेरा ये कहना है, ये बात करना बिल्कुल भी बेमानी है कि सौगात दी है वो उनको दिए। अरे भाई, वो भारत के गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, कोई वो किसी के घर के नहीं है। नहीं, सुनिए, तो इसलिए सौगात दी है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्ताव उनके सामने लाए थे, जिसके बाद निर्णय लिए गए कि रायपुर में कार्गो एयरपोर्ट बनाइए। ये चीजें और भी बहुत सारी हैं। मैंने आपको कहा अभी कि भूपेश बघेल जी आज के समय में जितने मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं भारतवर्ष में, उनमें सबसे सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल देखा जा रहा है। और निश्चित रूप से उनने जो प्रपोजल, जो प्रस्तावना दी है, वो अमित शाह जी ने स्वीकार की, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पर मेरा यह कहना है कि अमित शाह जी ने कोई भी अगर सौगात दी है तो वो सौगात छत्तीसगढ़ अकेले को नहीं दी है, वो भारतवर्ष के हैं। और भारतवर्ष के हर मुख्यमंत्री की जो प्रस्ताव है उन पर उन्हें विचार करना चाहिए। और जहां जहां लगता है कि इनसे विकास की एक गंगा बह सकती है, उस पर उनको सहमति देना चाहिए, स्वीकृति देना चाहिए। अब इसमें किसी का कोई एहसान नहीं है। जी, अभय प्रताप जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। देखिए, अभी तो रवि सक्सेना जी उनके दौरे को आपत्तिजनक बता रहे थे। मैंने तो यही प्रॉब्लम है, वो स्वागत कर रहे हैं। मैंने बोला ही नहीं, उन्होंने छोड़िए, अच्छा नहीं बोला, चलिए आप मान जाते हैं, आपने बोलिए। लेकिन ये वो देश के ऐसे गृह मंत्री हैं जो पूरे देश को एक सूत्र में पुरोए हुए हैं। वो कभी भेदभाव नहीं करते कि कांग्रेस की सरकार है, वो इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, ये चारों राज्य एक दूसरे की सीमा में लगे। करना ही नहीं चाहिए भाई, वो भारत के गृह मंत्री हैं। आप बात तो करेंगे भेदभाव, ठीक, अच्छी बात है, अपनी बात कभी भी दोनों हाथों से चारों राज्य आपस में जुड़े हुए हैं, आंतरिक सीमाओं का मामला है। ये तो उन दलों से आते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के भी जो है इन्हें सबूत चाहिए। इनके अधीर रंजन जी बार बार पत्रकार के रोकने पर भी आदिवासी राष्ट्रपति के लिए क्या बोलते हैं, इसलिए इस तरह की बात रवि जी बात में रखते हैं। जो पार्ट दिखाया जाता है ना, आपको बुद्धिजीवी तो है नहीं, आप लोग केवल भारतीय जनता पार्टी के झूठ के लिए केवल झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, केवल उसका आपके पास और दूसरा कोई काम नहीं है, केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। आप कोई भी बात करते रहते हैं, आपसे बात कोई और करने लगे। चलिए, यही चर्चा बढ़ती चली गई और समय चर्चा का निकल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय जनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित शाह भोपाल आए थे, हम चर्चा कर रहे थे उनकी बैठकों को लेकर और क्या कुछ उन्होंने मध्य प्रदेश और 3 राज्यों को दिया, यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन शुरुआत में ही कहा गया था अमित शाह की चर्चा हो और सियासी बयानबाजियां ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कई सारे टिपिकल फॉर्म भी सामने आते हैं, चाहे बयानबाजियों के हों या फिर उन तमाम विषयों के हों जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जुड़े हुए हैं।
कांग्रेस हमलावर रहती है। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।